जैसे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, ट्रेडिंग के रिस्क क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने में सीखने की चीज़ नहीं होती। जिस प्रकार अपन ग्रेजुएशन करते हैं तो कम से कम उसके लिए 3 साल लगते हैं, उसी तरह ट्रेडिंग को सीखने के लिए भी टाइम चाहिए, ट्रेडिंग को करने के लिए भी टाइम चाहिए, पूरा पैशन चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार हम मार्केट से किसी असेट को खरीदते बेचते हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रेडिंग है। जैसे कि हमने कुछ चीज़ खरीदी और बेची, उससे जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो। ओके, उससे हमको लॉस भी हो सकता है। जिसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी सब्जी मंडी में गए या सब्जी मार्केट में गए, वहाँ पर हमने कोई टमाटर का, जैसे किसी दुकानदार ने टमाटर लिए 50 रुपए किलो में, ठीक है, और उसने उसको 60 रुपए किलो में बेच दिए, ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का हुआ। और यदि वो 50 रुपए किलो के टमाटर जो उसने लिए थे उसको वो 40 रुपए किलो में बेचता है तो उसको 10 रुपए का लॉस होता है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी होता है कि वहाँ पर शेयर को खरीदा बेचा जाता है, कमोडिटी होती है, वहाँ पर क्रूड ऑयल होता है और गोल्ड और सिल्वर की भी ट्रेडिंग की जाती है। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी 3-4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जैसे कि आप किसी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। जैसे कि आपने किसी XYZ कंपनी की शेयर को खरीदा, आज उसकी जो प्राइस है आपने उस प्राइस पे खरीदा, मान लीजिए उसको आपने 250 रुपये पे खरीदा, उसको 300 रुपये 400 रुपये बेचा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका प्रॉफिट कहला जाएगा। इसको स्टॉक ट्रेडिंग कहेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग में आप हो भी सकता है कि उस स्टॉक का रेट नीचे भी गिरे तो नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी होती है कमोडिटी ट्रेडिंग। इसमें जो है क्रूड ऑयल को बेचा खरीदा जाता है, सिल्वर को, गोल्ड को, US को, डॉलर को, इस तरह से किया जाता है, कमोडिटी में होता है। और तीसरी होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम में यही है, FNO सेगमेंट। इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इसमें एक्सपायरी होती है, जैसे कि अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसी इसकी जो खरीदा और बेचा जाता है इसमें। तो जैसे कि आपने इसके अंदर वीकली एक्सपायरी रहती है और मंथली एक्सपायरी रहती है। तो इसके अंदर आप होल्डिंग करें। इसके भी टाइप होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने इंट्राडे करा तो इंट्राडे में आपने कोई इंडेक्स में इंट्राडे करा, जैसे आपने निफ्टी में इंट्राडे कर रहे हैं तो निफ्टी में जैसे मार्केट खुला 9:15 बजे, 9:15 से 3:30 के बीच में आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, जैसे निफ्टी का कोई स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो आप उसको खरीद के और 3:30 बजे से पहले आपको उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी आप 3-4 टाइप की ट्रेडिंग हो जाती है। जैसे इंट्राडे के अंदर तो आप सुबह खरीदा 9:15 बजे और शाम को 3:30 के आसपास उसको बेचना पड़ता है। 3:30 बजे के आसपास अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो अब ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगी, यदि आपने इंट्राडे ले रखा है। यदि आपने वीकली एक्सपायरी का लिया है तो उस वीक की एक्सपायरी पे वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार मंथली भी होती है, जिस मंथ पे आप जाते हैं तो उस मंथली एक्सपायरी पे भी वो खत्म हो जाता है। और उसी प्रकार इसमें स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप किसी स्टॉक को लेकर 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक के बीच में उसको अपने पास होल्ड रखते हैं। जब आपको लगता है कि उसको प्राइस बढ़ गई है या उसको बेचना है तो आप उसको बेच सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। स्विंग ट्रेडिंग में आप मिनिमम 1 दिन से लेके पूरा 1 हफ्ते के आसपास तक आप उसको वो कर सकते हैं। 1 हफ्ते से लेके उसके आसपास आप उसको बेच सकते हैं। 1 हफ्ते से 15 दिन तक भी हो सकता है कि आपने उसको होल्ड करा, 15 दिन बाद उसको बेचा, तो ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग में आएगा। उसके बाद आती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशनिंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने किसी स्टॉक को खरीदा आज और आपने उसमें अपनी पोजीशन बनाई है, तो उसको आप 1 महीने से लेके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आप उसको अपने पास होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन के हिसाब से। जब भी उसकी आपको लगता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बेचना है तो उसे आप
उसको इस प्रकार बेच सकते हैं। इसी प्रकार एक और ट्रेडिंग आती है जो ट्रेडिंग तो नहीं कहलाएगी, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। उसके अंदर आप किसी स्टॉक को, जैसे XYZ कंपनी के स्टॉक को आपने खरीदा और कम से कम उसको 6 महीने, साल भर से मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल या उससे ऊपर भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और ये बिल्कुल डिफरेंट होती है FNO से। FNO में आपको तुरंत की तुरंत प्रॉफिट मिलता है। उसमें FNO में बहुत रिस्क भी है कि आपने खरीदा और शाम तक अगर आपके ने जो प्रिडिक्ट करा है, अगर उस तक मार्केट नहीं जाता है, या आपने प्रिडिक्ट किया है कि आज मार्केट बढ़ेगा और आपने कॉल बाय कर रखी और यदि मार्केट नहीं बढ़ता है तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में तो हमेशा प्रॉफिट के चांस रहते हैं, क्योंकि लंबे समय में आपको वो पर्टिकुलर शेयर जो है वो आपको प्रॉफिट ही देगा। ये बात जरूर होनी चाहिए कि वो शेयर जो है वो पेनी शेयर नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर पेनी शेयर प्रॉफिट दे आपको। फिर उसके बाद ट्रेडिंग की जो रिस्क होती है, रिस्क में आप कह सकते हैं कि उसमें आपका ये हो सकता है कि मार्केट की जो रिस्क रहती है, मार्केट की जो प्रिडिक्शन होती है वो आपको नहीं मालूम होता है पहले से मार्केट बढ़ेगा घटेगा। तो उसमें ट्रेडिंग की एक ये रिस्क है कि आपको मालूम नहीं होता है कि मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा। यही आप एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ भैया ये बढ़ेगा घटेगा। उसके बाद एक और रिस्क आपके साथ रहती है इमोशनल। आप इमोशनली हो जाते हैं उसके अंदर। जैसे कि प्रॉफिट में होते हैं तो आपको ग्रीड आने लग जाता है कि मैं और प्रॉफिट में आऊँ, और प्रॉफिट में आऊँ, और प्रॉफिट में आऊँ। और उसके अलावा और फियर भी होता है। यदि आप नुकसान में जा रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे मेरा प्रॉफिट नुकसान में जा रहा हूँ। तो उसका फियर और ग्रीड का भी इमोशन का बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करता है। और उसके अलावा लीक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे लोगों को इसका कुछ नॉलेज नहीं होता है तो उससे भी दिक्कत आती है बहुत सारी। और मार्केट की भी बहुत रिस्क रहती है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मेन सारा खेल ही आपका प्रिडिक्शन का होता है। और इसके अलावा बहुत कुछ सीखने की चीज़ें भी होती है इसमें। आपको चार्ट सीखना पड़ेंगे, कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगी, आपको कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं वो सीखना पड़ेगा। और आपको इसमें बहुत इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर है कि अगर आपको अपनी कैपिटल किसी भी हालत में सेव करनी है, भले ही से लॉस हो या प्रॉफिट हो, पर आपको अपनी जो कैपिटल है उसको हमेशा किसी भी हाल में बचा के रखना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि कैपिटल नहीं होगा तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी कैपिटल को सेव करना सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। आपको अपना जो प्रॉफिट लॉस है उसके लिए रेशो फिक्स करना पड़ेगा, 1:2, 1:3, 1:4 मैक्सिमम। पर इसके लिए जैसे कि आपने कुछ 1000 रुपये, एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने 10,000 रुपये का कोई ट्रेड लिया है तो उसके अंदर उसका +1% अगर वो माइनस में जाता है तो आप स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, या स्टॉप लॉस लगाएंगे 1% नीचे कि हाँ इससे ज़्यादा, या 1000 रुपये लगाए उसमें से 100 रुपये का नुकसान चला गया, या 120, 180 का नुकसान चला गया, तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपका जो कैपिटल है, मतलब 10,000 से मतलब 800-900 रुपये का नुकसान हो गया, तो जो 9,200 या 9,000 का जो बच रहा है आपका जो अमाउंट वो बचे। मतलब आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1:2 रेस में लगा सकते हैं, 1:3 में लगा सकते हैं। मतलब कि कैपिटल अपने को वाइप आउट होने से बचाना है अपनी मेन, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो कैपिटल ही है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो FNO है वो बहुत रिस्की है। उसके लिए आप एकदम ये नहीं सोच सकते कि आप 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में, 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें इमोशनल पे, आपके इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको ऐसे कि आपने आज दिन के 3 ट्रेड लिए और दिन में 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, तीनों पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए उस दिन के लिए।
आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल सेव करना है, सबसे ज़रूरी चीज़। जैसे कि एफएनओ के अंदर आप ऐसा होता है कि अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, एक एग्जांपल मान लेते हैं 24,500, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट बढ़ेगा, तो आपने 24,500 की कॉल बाय करी, निफ्टी में 24,500 की कॉल बाय करी है कि मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। अगर मार्केट आपकी प्रिडिक्शन के अनुसार सही होता है और मार्केट आगे बढ़ता है, 24,500 की के अलावा को तोड़ के 24,600 24,700 जाता है, तो इसके कारण जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। पर यदि आपका प्रिडिक्शन गलत होता है, आपने 24,500 की कॉल ले रखी है और मार्केट 24,450, 24,400, 24,350 तक चले जाता है, तो यह उससे आपको लॉस होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ तक आप रिस्क बेयर कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ तक लगा सकते हैं, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार यदि आपने 24,500 का पुट लिया है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और आपने एग्जांपल 24,500 का पुट ले रखा है और मार्केट 24,500, मतलब आपका यह अनुमान है कि मार्केट 24,500 से नीचे जाएगा, ठीक है। और यदि मार्केट 24,500 से नीचे नहीं जाता है और मार्केट 24,500 से ऊपर चले जाता है, तो ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, इसमें आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको उस समय स्टॉप लॉस लगा के रखना है कि जैसे ही अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट में गई तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपकी जो कैपिटल है वो सेव रहे। इसलिए आपको जो है स्टॉप लॉस का और रिस्क मैनेजमेंट का ये तो बहुत जरूरी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये सीखना पड़ेगा, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें जैसे जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, जैसे कि मैंने बताया 24,500, तो ये इसको कहलाएगा स्ट्राइक प्राइस। जो भी प्राइस चल रही 24,500, मतलब मार्केट अभी 24,500 पे चल रहा है, तो ये स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी कि 24,500 पे भी मार्केट चल रहा है। और यदि 24,000, कॉल के लिए बता रहा हूँ मैं, कि यदि 24,500 एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, ये तीन कंडीशन होती है। ओटीएम होती है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम होती है इन द मनी और एटीएम होती है एट द मनी। मार्केट अगर अभी 24,500 पे चल रहा है, तो अभी जो एटीएम है वो 24,500 है। एट द मार्केट जो अभी 24,500 में चल रहा है। और इन द मनी मतलब मार्केट 24,500 से जो नीचे की प्राइस है कॉल के अंदर, 24,500 के अंदर 24,500 से जो नीचे की प्राइस है 24,450, 24,400, ये इन द मनी प्राइस कहलाएगी। और आउट ऑफ द मनी वो होती है जैसे 24,500, इससे ऊपर की जो प्राइस होगी 24,550, 24,600, ये जो कहलाएगी ये कॉल के अंदर आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। इसकी प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे पर प्रॉफिट भी कम होगा, इसलिए कहा जाता है हमेशा आप इन द मनी में ट्रेड करें। वो प्रीमियम प्राइस जरूर से उसकी महंगी होती है, पर प्रॉफिट भी उससे बहुत अच्छा होता है। सेम इसी के अपोजिट चलता है पुट का। जैसे मार्केट चल रहा है 24,500 पर, तो उसका जो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम है वो कॉल के कंपैरिजन अपोजिट होता है। मतलब जैसे कॉल के अंदर नीचे को अपन इन द मनी कहते हैं और ऊपर वाले को, मतलब 24,000 के ऊपर वाले को अपन आउट ऑफ द मनी कहते हैं और नीचे वाले को 24,500 वाले को इन द मनी कहते हैं। 24,500 स्ट्राइक प्राइस है अपनी, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस से ही लेके चलते हैं। मान लीजिए उस समय 24,500 पे मार्केट चल रहा है, तो अपनी स्ट्राइक प्राइस है। तो 24,500 से ऊपर जो चल रहा है वो 24,500 के वो आउट ऑफ द मनी हो गया, और 24,500 के नीचे चल रहा है वो इन द मनी हो गया, ये कॉल में। और पुट साइड में इसका अपोजिट होता है, तो 24,500 के जो ऊपर चल रहा है वो इन द मनी हो गया, और 24,500 के जो नीचे चल रहा है वो आउट ऑफ द मनी हो गया। इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, कॉल में और पुट में। कॉल और पुट में, कॉल मतलब कि जैसे कि आपने कुछ ट्रेड ली, आपको लग रहा है कि मार्केट आज 24,500 से ऊपर जाएगा, तो आप उसके लिए कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट उससे ऊपर जाता तो आपका प्रिडिक्शन सही निकला और आपको प्रॉफिट होगा। यदि आपने जो प्रिडिक्शन करा 24,500 से ऊपर नहीं जाता मार्केट और वहां से रिवर्स होता है, तो उससे आपको नुकसान होगा। उसी प्रकार आपने पुट ले रखा 24,500 से और मार्केट 24,500 से ऊपर जाने के बजाय नीचे चले जाता है, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कॉल और पुट के अंदर। और ऑप्शन बायर ज़्यादा
रिस्की होता है कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलर में। के ऊपर सेलर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सेलिंग के लिए आपको अमाउंट चाहिए होता है अच्छा खासा, और सेलिंग के लिए अच्छा खासा नॉलेज ही होना चाहिए होता है। सेलर जो कमाते हैं, सेलर कमाते हैं साइडवेज मार्केट में। जब मार्केट साइडवेज होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट मूव करता है, मतलब एक जैसे कि आपने 24,500 से लेके 24,800, 500 से लेके 24,750 के बीच में ही मार्केट चल रहा है, और सुबह से लेके शाम तक इसी प्राइस रेंज में चल रहा है, तो जो सेलर होंगे उनको, जिन्होंने सेल करके बैठे हुए, उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा। और जैसे हमने किसी को कॉल बाय करा है या पुट बाय करा है, तो उसे हमें थीटा डीके होगा, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस पे हमने जो वो खरीदे हैं, स्ट्राइक प्राइस की लोड खरीदा है जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उस पर हमको टाइम डीके होगा, थीटा डीके होगा, और हमारा पैसा कम होता जाएगा। तो उसमें भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द मनी में, और मैक्सिमम जहाँ तक प्रॉफिट की बात होती है तो आप एट द मनी या क्लोज नियर टू इन द मनी पे कीजिए। बाकी आउट ऑफ द मनी जाके करेंगे तो हाँ, हालांकि प्रॉफिट होगा पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसके आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी जाके ना ले, लगभग 100-200 पॉइंट ऊपर, मतलब 50-50 का एक स्लॉट रहता है उसमें, उस हिसाब से निफ्टी का बता रहा हूँ, उसमें 50-50 के स्लॉट में आप ले सकते हैं ऊपर वाला, तो उसमें प्रॉफिट होगा। पर हाँ, वो सस्ते मिलते तो उसके प्रीमियम भी कम ही बढ़ते हैं। ऐसे अगर मार्केट अच्छा मूव कर जाए तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो है पर नुकसान भी है यदि आप उसको ढंग से नहीं करते हैं। तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, बहुत सी बातें देखना है, उससे आप डिपेंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना है। आपको प्राइस और ये सब देखना है, किस प्राइस पे लेना है, मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट के ट्रेंड में के अपोजिट जाकर ट्रेड लेना भी एक रिस्की ट्रेड होता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने से ही प्रॉफिट है। अगर आप मार्केट के अपोज में जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो और इसमें एक ट्रेडिंग और आती है, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आप बिटकॉइन में और जो छोटे मोटे कॉइन्स होते हैं उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर ये इंडिया में अभी लीगल नहीं है, इस पर 30% टैक्स लगता है, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत है इंडिया में। इसलिए ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है इंडिया के अंदर अगर आप देखा जाए तो, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, और ये ट्रेडिंग भी करते हैं बहुत सारे, फॉरेक्स ट्रेडिंग। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और को मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपका ब्रोकर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्रोकर वो होते हैं, मतलब आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो अच्छे हैं, आपको अच्छे ब्रोकर में ही अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये दिक्कत आ जाती है कि कभी लैग हो जाता है, टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सेकंड्स में, और उसमें तो थोड़ा सा आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आपका ब्रोकर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर के ऊपर ही सारा चीज़ें डिपेंड करेगा। यदि आपने होल्डिंग करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा ब्रोकर ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और मैं अपने जो ब्रोकर हैं उनकी लिंक अपने अकाउंट ये अपने वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, जिससे आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। धन भी है, ज़ीरोधा भी है, एंजल वन भी है, ग्रो भी है, ये भी अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पर आप लोगों को जो उचित लगता है उस हिसाब से आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर ही अपना डीमेट अकाउंट खुलाएं, क्योंकि डीमेट अकाउंट खोले बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट पर्टिकुलरली एक जैसे कि आपका बैंक में किसी खाता खोला जाता है, उसी प्रकार आपको ट्रेडिंग करने के लिए आप एक मान सकते हैं कि ब्रोकर के द्वारा आपका एक अकाउंट खोला जा रहा है, जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं
और डीमेट अकाउंट में ही आपकी होल्डिंग के जो सारे शेयर होते हैं वो वहाँ पर शो करते हैं। जो आपका एक पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट बनता है उस डीमेट अकाउंट में ही आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके शेयर आप इसमें शो होते हैं कि आपके जो शेयर हैं वो कितने हैं। तो इसलिए अच्छे ब्रोकर में ही आप अपना अकाउंट खुलाएं और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू। अब आप जो भी आपको लगता है कि जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर मैं अपना वीडियो बनाऊं, कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या है। उस हिसाब से आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पर मैं अपना वीडियो बनाऊं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग करें पर सेफली करें, ट्रेडिंग सीखें, सीखने के बाद करें। पेपर ट्रेडिंग से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग व्यू पे अभी उपलब्ध है, उस पर आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। वो बेसिकली एक पेपर ट्रेडिंग होगी, उसमें आप खाली बस बात लेंगे कि भैया मैं कॉल ले रहा हूँ या पुट ले रहा हूँ। उसमें आपको किसी प्रकार का लॉस या प्रॉफिट, मतलब आपके अमाउंट में कोई डिफरेंस वो लॉस नहीं होगा। वो खाली एक सीखने के लिए होती है पेपर ट्रेडिंग, उससे भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा आप चार्ट पैटर्न सीखें कि कौन सा चार्ट बन रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट यहाँ से मार्केट पलटा, ये इसका सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट गिरा, ये इसका रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा, यदि मार्केट सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है तो मार्केट गिरेगा। इस तरह से भी आपको बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में आए। डायरेक्ट ऐसे ट्रेडिंग में ना आए, क्योंकि डायरेक्ट बिना सीखे कोई चीज़ करना भी नुकसानदायक हो सकता है। जब तक आप उस चीज़ को सीखें ना, उस चीज़ में आप अपना ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान भी हो सकता है और नुकसान के चांस भी हैं और 100% नुकसान होते भी हैं। तो इसलिए आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो उसमें बाकायदा सीखें। सीखने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग के बाद जब आपको लगे इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो गया है, आपका इमोशन पे कंट्रोल हो रहा है और आप स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हैं बराबर से, दिन के 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं आपके, तो आप उसका ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलेंगे तो ही जाके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि अरे मैंने ट्रेड लिया उसमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था और एक ट्रेड और ले लूँ, पता चला 10,000 से वो प्रॉफिट 5,000 पे आ गया। आपने सोचा कि नहीं मैं वापस एक ट्रेड लेता हूँ, कम से कम 10,000 तो वापस हो जाए, और वो आपने वापस एक ट्रेड ली, वो 10,000 होने, वो जो 10,000 5,000 हो गए थे वो 5,000 न होके वापस माइनस में चले गए। तो आप एक और ट्रेड लेंगे। ये रिवेंज ट्रेडिंग ना करें आप। इसमें ट्रेडिंग में रिवेंज ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट से कंपटीशन करेंगे, तो मार्केट आपको जीतने नहीं देगा। इसलिए आप मार्केट जिस वे में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ही चले। या भैया मार्केट अगर अप वे से तो आप ऊपर की ट्रेडें लें, और अगर मार्केट डाउन वे से नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की ट्रेडें लें। तो इसलिए मार्केट की ट्रेंड के अगेन बहुत कम ही होता है कि ऐसा कुछ होता है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड लें। लेना नहीं चाहिए, बहुत कम उसमें चांसेस होते हैं। तो आप लोग सीखें अच्छे से और ट्रेडिंग के लिए अच्छे से ट्रेड कीजिए। एक अच्छे से ब्रोकर के पास अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कराएं, और उसके बाद आपका जब अकाउंट खुल जाए तो फिर आप छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करें। 1000 एक्सपायरी के दिन ये शायद आपको एक लॉट जो है वो 1000 से 2000 के आसपास मिल जाएगा। उस दिन भी आप ट्रेड कर सकते हैं। उस दिन भी जीरो ट्रेड होती है। बहुत से हमारे वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने 9 रुपये में एक कुछ स्टॉक मतलब स्ट्राइक प्राइस पे बाय करा है, और वो 9 रुपये के आपको 108 रुपये 110 रुपये तक भी गए। मतलब आप सोचिए कि कैपिटल कितने गुना बढ़ गई। तो जीरो ट्रेड में भी आप वो कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ट्रेड सही रहे। उसमें हीरो की जगह जीरो भी हो जाते हैं ट्रेड। आपने जो अमाउंट लगाया वो जीरो भी हो जाता है। इसलिए उतना ही कैपिटल यूज करें जितना आप रिस्क
बेयर कर सकते हैं। आप उस कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाएं कि भैया हमारा पैसा ख़त्म ना हो, हमारा कैपिटल ख़त्म ना हो, उस हिसाब से ही आप उसमें ट्रेड करें। तो आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।